Hello everyone, welcome back to my channel Crack at UPPCS. In this channel, we prepare for UPPCS examination and for ROARO examination. In today's video, we are going to study about star campaigners in the election phase is going on. But before we move forward, please do like the video, subscribe to the channel and share the video with your friends. So let's begin. Star campaigners. अगर आपने आज का हिंदू पेपर पढ़ा होगा तो इस पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है स्टार कैंपेनर पे. वी आर गोइंग टू एनालाइज दैट ओनली. सो बेसिकली स्टार कैंपेनर की कोई डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है, बट अगर हम उसको डिफाइन करने जाएं तो बेसिकली स्टार कैंपेनर एक सेलिब्रिटी वोट सीकर होता है एक पार्टी में फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन. दिस पर्सन कैन बी एनी वन. ही कैन ईदर बी अ पॉलिटिशियन और इवन अ फिल्म स्टार और एनी अदर पर्सन who can get the votes to the party. There is no law governing as to who can or who cannot be made a star campaigner, but they must be nominated by the political party specifying their constituencies and duration of the status. The Election Commission of India issue guidelines under Model Code of Conduct regulating political campaigns. Now, what is the legal provision for the same? Under Section 77 of Representation of People Act 1951, it provides for the law relating to the expenditure incurred by the leader of a political party. These leader of a political party are star campaigners. ठीक है, तो स्टार कैंपेनर्स को लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से इक्वेट किया गया है, इसीलिए वो सेक्शन 77 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर आ जाते हैं और उसके रूल्स के अनुसार वो रेगुलेट होते हैं. The Representation of People Act provide that if a political party is recognized, then he can have a maximum of 40 campaigners, and if a political party is registered but is unrecognized, then he can appoint only 20 star campaigners. The name of these star campaigners has to be communicated to Election Commission and Chief Electoral Officer of the state, and as applicable within 7 days from the date of notification of such election. And in case there is multi-phase election, a political party can submit a separate list of star campaigners for different phases. However, पॉलिटिकल पार्टीज हर फेज़ के लिए नहीं देती है अपने नए स्टार कैंपेनर. वो एक ही बार में अपने जितने भी 40 या 20 जो भी उनके ऊपर एप्लीकेबल हो वो एक बार में वो नाम दे देती हैं. नाउ बेनिफिट्स क्या होते हैं किसी को भी स्टार कैंपेनर डिक्लेयर करने से. सो बेसिकली द एक्सपेंडिचर विच इज़ इंकर्ड बाय लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी या आप स्टार कैंपेनर बोलो on account of travel by air or any other means of transport for campaigning for their political party shall not be deemed to be part of the election expenditure of a candidate of such party. ठीक है, तो बेसिकली जो स्टार कैंपेनर्स जाते हैं कैंपेनिंग के लिए तो जो भी उनके ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं वो जो उनको एक एक्सपेंडिचर लिमिट मिली होती है कि एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना खर्च कर सकते हो, वो उसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो जो उनका अमाउंट होता है वो बचा रहता है. ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है. द इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट इज़ 95 लाख पर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ लार्जर स्टेट एंड 75 लाख इन अ स्मॉल स्टेट. हेंस these star campaigners would be a vote fetcher for candidates set up by the respective parties without affecting their expenditure limit. बट इफ़ एक प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर स्टार कैंपेनर होता है, देन जो उनके सिक्योरिटी पे खर्चे होते हैं या उनके जो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स पे जो खर्चे होते हैं वो खर्चे गवर्नमेंट उठाती है एंड विल नॉट बी एडेड टू द इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टी और इंडिविजुअल कैंडिडेट. हाउएवर उनके साथ अगर कोई और कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई और कैंडिडेट भी साथ में जा रहा होता है तो उस कैंडिडेट को 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर इंकर करना पड़ता है. ठीक है, तो मान लो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टार कैंपेनर हैं और उनके साथ कोई और कैंडिडेट भी कैंपेन के लिए जा रहा है तो उसका 50 उनके जो सिक्योरिटी का जो खर्चा हो रहा है उसका 50% उस कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा. नाउ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेंडिचर कि जो स्टार कैंपेनर का जो ये एक्सपेंडिचर का जो एग्जेम्पशन मिला हुआ है वो केवल जनरल कैंपेनिंग फॉर द पार्टी के लिए मिला हुआ है. इफ़ इन एनी रैली और मीटिंग ऑर्गेनाइज द स्टार कैंपेनर सीक्स वोट इन द नेम ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट और शेयर द डायस विद देम, देन द रैली और मीटिंग एक्सपेंसेस शैल बी borne by the सच कैंडिडेट. ठीक है,
अगर वो किसी और के लिए वोट मांगने लगते हैं और जनरल पार्टी के लिए नहीं मांग रहे, मान लीजिए एक्स पॉलिटिकल पार्टी है, वो बोल रहे हैं एक्स पॉलिटिकल पार्टी को वोट दो, तब तक उनको वो एग्जेम्पशन मिल रहा है। मगर अगर वो बोलें कि एक्स पार्टी के इस इस कैंडिडेट को वोट दो, तो वो एग्जेम्पशन हट जाएगा एंड उनको वो जो भी एक्सपेंसेस है वो बोर करना पड़ेगा। If star campaigner incurs boarding or lodging expenses while campaigning for any candidate, it shall be included in the expenditure account of such candidate, irrespective of whether it is paid by the candidates. Further, if any candidate travel with the star campaigner, then 50% of the travel expenditure of the star campaigner shall also be appropriated to such candidate. Similarly, उनके साथ अगर जो है कोई कैंडिडेट रह रहा है, ट्रैवल करते टाइम सेम लॉज मतलब से साथ रह रहे हैं, तो भी उस कैंडिडेट को वो खर्चा उठाना पड़ेगा। और अगर स्टार कैंपेनर के साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं तो भी 50% खर्चा जो कैंडिडेट के साथ जो एक स्टार कैंपेनर के साथ कैंडिडेट जा रहा है उस कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा। नाउ वी कम टू द इशू रिलेटेड टू इट। इन सब में इशू ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है वो एडवाइजरी नेचर का है। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को एडवाइस करते हैं टू मेंटेन डेकोरम और रेस्ट्रेन कैंपेनिंग एंड रेज द लेवल ऑफ इलेक्शन इशू बेस्ड डिबेट। इफ it also put star campaigner on notice in case of any violation. The star campaigner of all parties have been guilty of using inappropriate and abusive word against leader of the other political parties, appealing to cast communal feelings of electors and making the unsubstantiated allegation. तो बेसिकली इस पूरे का मतलब ये है कि जो इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर है वो एडवाइजरी पावर है। वो बैन भी कर देते हैं कि या जो स्टार कैंपेनर हैं उनसे वो स्टेटस या टाइटल ले भी लेते हैं वापस कई बार, और ये कई बार हुआ है। बट जो वो पावर है ना वो बाइंडिंग नहीं है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ये जो रूल है वो स्टे लगा दिया कि नहीं वो अलाउ कर रहे हैं या अपहोल्ड कर दिया है। तो ये एक बड़ा इशू है क्योंकि इट इज़ वेरी कॉमन स्पेशली इन इंडियन इलेक्शन की कास्ट के बेसिस पे कि वोट मांगना, कम्युनल फीलिंग्स को इंस्टिगेट करना, एक दूसरे पे बिना किसी प्रूफ के एलिगेशन लगाना। तो ये इससे क्या होता है कि जो एक एनवायरनमेंट होता है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होती है कि किसी का पावर होनी चाहिए कि किसी का भी स्टार कैंपेनर का स्टेटस अगर वो कुछ वायलेट करे तो वो हटा सके। इसीलिए इसका सल्यूशन तो यही है क्योंकि आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर दी गई है इलेक्शन कमीशन को टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। Therefore, law need to be amended to give power to election commission to withdraw the status of star campaigner in case of violation. तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। पहला तो सेक्शन है, वो सीधा सेक्शन पूछ लेते हैं। फिर ये जो 40 एंड 20 स्टार कैंपेनर्स का नंबर है वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। एंड किसको एक्सेप्शन मिलता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और स्टार कैंपेनर में जो एक्सेप्शन है वो, एंड इलेक्शन एक्सपेंडिचर की लिमिट। एटलीस्ट ये 4-5 चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।